नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। कोरोना से जुड़ी हर अपडेट आपको देंगे। उससे पहले झारखंड से बड़ी खबर। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की तबीयत अचानक खराब हो गई है। बताया जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद उन्हें रिम्स में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें रिम्स की क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा है। उनकी हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि दीपक प्रकाश बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार भी हैं। इधर दीपक प्रकाश की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रिम्स पहुंचे हुए हैं। उन्हें देखने के लिए वहां पर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ले रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की झारखंड से मिल रही है। हम आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। फिलहाल रिम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया है, क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा गया है। ओम प्रकाश इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे जानेंगे क्या अभी ताजा हाल है। ओम प्रकाश, आपसे जानना चाहूंगी, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? हार्ट अटैक की बात कही जा रही है, कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था दीपक प्रकाश जी ने, और अभी उनकी स्थिति क्या है? जी शिरांदा, बता दें कि इस वक्त यहाँ पर रिम्स में स्वास्थ्य मंत्री और सीएम हेमंत सोरेन भी पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है कि किस तरह से उनका ट्रीटमेंट हो सके। तो इसकी तमाम तैयारियां हम दिखाना चाहेंगे अपने सहयोगी से कि यहाँ पर जिस तरह की तैयारियां हैं उसे दिखाने का प्रयत्न करें, ताकि पता चल सके कि किस तरह से यहाँ पर जो दीपक प्रकाश जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो पहुंचे हुए हैं। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। एंजियोप्लास्टी की तैयारी की जा रही है। रिम्स के चिकित्सक जो हैं वो इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। वही जानना चाहूंगी, क्या अभी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों भीतर ही हैं अस्पताल में और दीपक प्रकाश जी के तबीयत की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं? जी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुंचे हैं और फिलहाल स्वास्थ्य की कैसी स्थिति है उनकी ये जानकारी ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी कुछ इसी सिलसिले में पहुंचे। वहीं रांची सांसद संजय सेठ जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि रिम्स में चिकित्सकीय सुविधा जो कोरोना के कारण जो कहा जाए तो इस वक्त काफी गंभीर बनी है, उस दौरान जो इस तरह का सीवियर हार्ट अटैक उन्हें हुआ है दीपक प्रकाश जी को, उसे लेकर राज्य सरकार की चिंता और कितनी गंभीरता है ये साफ तौर से देखने को मिली। और उसी के सिलसिले में आज यहाँ पर जो मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचकर पूरी व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, ताकि जो स्थितियां हैं उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। ओम प्रकाश, आप तो जानना चाहूंगी, हालांकि पूरा ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है, क्रिटिकल केयर यूनिट में उनको रखा गया है ताकि पूरा ख्याल उनका रखा जा सके, लेकिन कहा जा रहा है कि स्थिति गंभीर है और डॉक्टर्स आखिर क्या कह रहे हैं? आखिर क्यों इतना सीवियर अटैक उनको हुआ है? जी शिरांदा, इस विषय में फिलहाल डॉक्टरों से तो बात नहीं हो पाई। हालांकि जो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक जो है वो इतना बताया जा रहा है कि काफ़ी सीरियस था, जिस वजह से उन्हें रिम्स लाना पड़ा और इस तरह के ट्रीटमेंट। फिलहाल एंजियोप्लास्टी की जो बात की जा रही है वो चिकित्सकों के द्वारा यहाँ पर उसकी तैयारी की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द जो ब्लॉकेज है उसका पता लग सके और जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर वे में शुरू हो सके। तो उसे लेकर व्यवस्थाएं जो हैं वो चिकित्सक के द्वारा की जा रही है। हालांकि इस संबंध में कुछ भी फिलहाल डॉक्टरों की तरफ से बयान नहीं आया है कि किस तरह का अटैक है और क्या कुछ उन्हें किस लेवल का डिटेल जानकारी के लिए इंतजार करना होगा। ओम प्रकाश, आप तो जानना चाहूंगी, क्या दीपक प्रकाश जी के परिवार के लोग भी अभी हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं? क्या उनके परिवार के किसी सदस्य से कुछ बातचीत हो पाई है? शायद वो बेहतर बता पाएं कि आखिर किस परिस्थिति में अटैक उन्हें आया है। जी परिजन जो भी आए थे, उनकी जो भी घर के परिजन हैं वो फिलहाल अंदर ही हैं। हालांकि और जिस कारण अभी कोविड का अभी ये है तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अभी लोगों को अंदर जाने से रोका जा रहा है। तो केवल परिजन और मुख्यमंत्री साथ में कई गणमान्य लोग जो हैं वो अंदर मौजूद हैं। बाकी अन्य लोगों को बाहर ही रखा गया है और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसे देखी जा रही हैं। हम जानने की कोशिश फिलहाल परिजनों से भी कर रहे हैं कि किसी तरह उनसे संपर्क हो पाए, किस
तरह से अटैक हुआ है, क्यों हुआ है और क्या उनके जो भी परेशानियां हैं उसे लेकर डॉक्टर जिस तरह की गंभीरता बरत रहे हैं वो काफी है। इस तरह की बातें जो हैं वो हम भी जानने की कोशिश करते हैं और लगातार उनके परिजनों के संपर्क करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ओम प्रकाश, हम लगातार देखते रहे हैं कि किस तरह से अध्यक्ष बनने के बाद दीपक प्रकाश जी हमेशा एक्टिव रहते हैं, लगातार मीटिंग्स करते रहे। और आपके पास लौटूंगी, फिलहाल बड़ी खबर दे दें, दीपक प्रकाश की एंजियोप्लास्टी की गई है डॉक्टर्स की तरफ से, अभी स्टेबल हैं दीपक प्रकाश जी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, स्टेबल बताए जा रहे हैं दीपक प्रकाश। हॉस्पिटल में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है जिसके बाद अब वो स्टेबल हैं। हम आपको बता दें कि क्रिटिकल केयर यूनिट में उनको रिम्स में रखा गया है। खुद स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जांच कर रहे हैं। उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। उपेंद्र, बताया जा रहा है कि एंजियोप्लास्टी की गई है और अब उनकी स्थिति स्टेबल है। डॉक्टर से आपकी कुछ बात हुई है? बिल्कुल बिल्कुल सिरांदा, देखिए दीपक प्रकाश जब आए थे तो उनको दिल की धड़कन जो थी वो काफी कम हो गई थी, बेहोशी की स्थिति में आए थे। हमारी बात हुई है कार्डियोथोरेसिक विभाग के जो एचओडी हैं डॉक्टर अंशुल से, उन्होंने कहा है कि एंजियोप्लास्टी कर दी गई है, एक टेट लगाया गया है उनको, क्योंकि उनका जो मुख्य राइट कोरोनरी आर्टरी था वो पूरी तरह से बंद हो गया था और जिसके चलते उनको हार्ट अटैक आया था। अभी उनकी एंजियोप्लास्टी कर दी गई है, स्टेंट लगा दिया गया है और 4 डॉक्टरों की टीम ने ये एंजियोप्लास्टी की है। जो हमें जानकारी उसके अनुसार अभी उनकी स्थिति स्टेबल है, खतरे से बाहर नहीं है। अभी डॉक्टर उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं लेकिन स्टेबल स्थिति बनी हुई है। जी सिरांधा। उपेंद्र, आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या परिजनों से कुछ जानकारी मिल पाई है कि आखिर उस वक्त कहाँ पर थे दीपक प्रकाश जी और कैसे अचानक से ये हो गया? देखिए सिरांधा, जो हमें जानकारी मिली है, डॉक्टर जो बता रहे थे, खुद दीपक प्रकाश को जैसे ही उनको लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने खुद डॉक्टर प्रशांत हैं रिम्स कार्डियोलॉजी में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने फोन किया, उन्होंने बताया कि हमारी तबीयत खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि आप जल्दी से रिम्स आ जाइए और उसके बाद अपने आवाज से वो रिम्स गए हैं। लेकिन जब वो रिम्स गए हैं तब तक उनकी स्थिति खराब थी, वो बेहोश हो चुके थे और उनकी जो दिल की धड़कनें हैं वो कमजोर हो गई थी। कह सकते हैं कि बिल्कुल जो क्विक रिस्पांस टीम है रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग की, तुरंत ही एक्शन लिया गया और अब जाहिर है स्थिति स्टेबल बताई जा रही है डॉक्टर की तरफ से। उपेंद्र और ओम प्रकाश, आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब डॉक्टर्स ने जब एंजियोप्लास्टी की है उसके बाद स्टेबल बताई जा रही है दीपक प्रकाश की स्थिति। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दानापुर से बड़ी खबर आ रही है जहां शाहपुर थाना क्षेत्र के शिवाला पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक की चपेट में बाइक सवार आ गया। हादसे में बाइक पर सवार 2 लोग जख्मी हो गए, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक के चालक और खलासी को दोनों को पकड़ लिया। आक्रोशित लोगों ने चालक के हाथ पैर को बांध दिया और जमकर उसकी पिटाई की। लोगों ने खलासी की भी पिटाई कर दी। तस्वीरें आप देखें किस तरह से बांधकर पिटाई की गई। हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को मुक्त करवाया और थाने लेकर गई है। तो यहाँ पर किस तरह से यह हादसा पेश आया, 2 लोग घायल हुए और उसके बाद भीड़ ने इंसाफ किया है। सवाल है कि भीड़ ने कानून हाथ में क्यों लिया? क्या कोई गलती करता है तो भीड़ को यह हक है कि इस तरह की हरकत करे? भीड़ को पिटाई का अधिकार आखिर किसने दिया है? इसके लिए पुलिस है, कानून है देश में। क्या लोगों की इंसानियत खत्म हो गई है? अमरजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। अमरजीत, चलिए ठीक है, गलती जरूर थी ट्रक वाले की, हादसा होता है, मोटरसाइकिल से टक्कर होती है, लेकिन उसके बाद जो लोगों ने किया है वो बहुत ही शर्मनाक है। जी, जाहिर बात है कि जिस तरह से रोड पर ड्राइवर पड़ा हुआ है और रस्सी से उसे बांधा गया है और पिटाई की गई है, ड्राइवर को ही नहीं खलासी को भी पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया है, तो ये जो लोगों का जो कानून है वो गलत है। क्योंकि जो कानून कहता है कि जो भी लोग जो है गलती करते हैं उसको सजा देने का अधिकार कानून को है। लेकिन यहाँ लोगों ने खुद ही कानून हाथ में लिया और उसके बाद जो है इसकी पिटाई की। गलती थी कि एक्सीडेंट किया था और उसमें घायल हुए थे 2 लोग और उसी का आक्रोश लोगों ने इस ड्राइवर पे उतारा है। रोड पे घंटों पाड़े रखा, रस्सी से बांधे रखा। पुलिस को जब सूचना मिली मौके पे पहुंची, दोनों को जान बचाया और थाने ले गई है।
और पुलिस ने इस मामले में मामला भी दर्ज किया है। जी बिल्कुल, पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है। बहुत धन्यवाद अमरजीत इस जानकारी के लिए। लेकिन लोगों ने यहाँ पर जो हरकत की है वो बिल्कुल भी सही नहीं कही जा सकती है। चलिए बात मुजफ्फरपुर की खबर की करेंगे। मुजफ्फरपुर में सकरा में युवती का शव मक्के के खेत से बरामद किया गया। आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद हत्या की गई होगी। शव पर जख्म के कई निशान हैं। लड़की के परिवार वालों की माने तो रात 11 बजे के बाद से ही लड़की लापता थी। परिजन उसे ढूंढते रहे लेकिन वो नहीं मिली। सुबह में सोशल मीडिया पर जब शव की तस्वीर वायरल हुई तो परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने एक लड़के पर रेप के बाद हत्या का शक जताया है, जिसके बाद पुलिस ने हिरासत में उसे ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर नालंदा से, जहां एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपसी वर्चस्व को लेकर हुई गोलीबारी में हम आपको बता दें कि मानपुर थाना क्षेत्र के अलौदिया गांव में घटना घटी है। गोलीबारी की इस घटना में कई लोग जख्मी हो गए हैं। घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया है। वहीं एसपी नीलेश कुमार भी खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। वहीं कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन की वजह से हर जगह पुलिस मुस्तैद है, लेकिन पुलिस की इस मुस्तैदी के बावजूद अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। समस्तीपुर में बाइक सवार 4 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस गोलीबारी में एक ही परिवार के कई लोग जख्मी हो गए हैं। मामला विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कापन गांव का है। बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर सवार 4 की संख्या में बदमाश गांव पहुंचे और एक घर के बाहर दरवाजे पर बैठे लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी। पीड़ित परिवार के सदस्यों की माने तो गांव के ही बदमाश भूखल राय और उसके सहयोगियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। भूखल राय सर हम लोग के इधर अपराधी है। बहुत दिन से 20-25 साल से आज तक घटना करते आया है। हम लोग बहुत बार थाना में केस किए, कंप्लेंट किए, लेकिन आज तक कोई थाना भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद आज शाम में हम लोग घर पे बैठे हुए थे, एक पता नहीं, हम लोग कुछ पता भी नहीं था, अंधाधुंध आया और गोली चला। सीधे रांची का रुख करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन रिम्स से निकले हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं। देरी किए हुए वो हमारे रिम्स अस्पताल में आए और मुझे लगता है कि जो गति यहाँ के डॉक्टरों ने दिखाई है उसका परिणाम आपको थोड़ी देर के बाद ही पता चल जाएगा। हालांकि मैं अभी मिल के आ ही रहा हूँ और बिल्कुल अब स्वास्थ्य उनका तेजी से सुधरेगा और मैं ईश्वर से कामना भी करता हूँ कि ये जल्दी से पहले की तरह ठीक हो। उनका जो भी उपचार होना था वो अभी हो चुका है। सर डॉक्टर से बातचीत हुई होगी आपकी सर? हाँ, उनसे बात हुई है बिल्कुल, अभी ठीक है। अभी थोड़ी देर अभी इनको आराम करने की सलाह है, उसके बाद नॉर्मल सिचुएशन में। सर कोरोना को लेकर आपके द्वारा जो कदम उठाया गया उसकी प्रशंसा हो रही है, लेकिन और भी मजदूर हैं वो भी निगाह से देख रहे हैं कि कब उनके लिए बुलावा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम पहले भी कह चुके हैं कि जो आना चाहें उनका स्वागत है और बिल्कुल आपके माध्यम से सब लोगों को यही पुनः संदेश है, चलो घर की और लौट चले। कहीं जानकारी मिली दीपक प्रकाश जी के साथ जो हुआ, कैसे, कहां से आप कैसे भागे वहां से? मैं दिनचर्या जो कार्यक्रम था उसमें मैं था और मैं जैसे ही अपने ऑफिस में आया मुझे ये जानकारी मिली। अभी एक इंटरव्यू भी था हमारा, ऑनलाइन इंटरव्यू था एक वरिष्ठ पत्रकार जी के साथ, वो मुझे अचानक रद्द करना पड़ा, थोड़ा डिले करना पड़ा। हमने कहा कि मैं पहले इनको देख आता हूँ। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि दीपक प्रकाश जी अब ठीक हैं, उनकी तबीयत अब ठीक है। डॉक्टर्स ने बहुत जल्दी जो है इलाज किया और यही वजह है कि उनकी तबीयत अब स्थिर है। और अब बात कर लेते हैं कोरोना से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले एक नजर डालते हैं बीते 5 दिनों में बिहार में कोरोना के बढ़े आंकड़ों पर। 2 मई से अगर 5 दिनों का आंकड़ा हम उठाएं तो हम देखते हैं कि 2 मई को 16 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं 3 मई को 35 केस सामने आए, 4 मई को 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 5 मई को 7 केस सामने आए, 6 मई को भी 7 केस सामने आए। हालांकि कंपैरेटिवली अगर हम पहले की तुलना में देखें तो धीरे धीरे मामले जो हैं वो कम हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। बिहार में
किस तरह से मामले सामने आए हैं पिछले 5 दिनों में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। उधर सूरत में एक बार फिर अप्रवासी मजदूर सड़कों पर उतर आए। सड़क पर उतरे मजदूरों में ज्यादातर बिहार और झारखंड के हैं। इन मजदूरों का आरोप है कि 5 दिन पहले घर भेजने के नाम पर इनसे 500 से 1000 रुपए लिए गए, लेकिन अभी तक किसी को ट्रेन का टिकट नहीं मिला है। इन लोगों ने प्रशासन से जल्द अपने घर भिजवाने की मांग की है। कृतेश पटेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृतेश, एक बार फिर से कामगार सड़कों पर हैं और इस बार उनका आरोप है कि उनको दरअसल ये कहा गया 500-1000 रुपए लिए गए, 500 से 1000 रुपए उनसे लिए गए, ये कहकर के घर भिजवाया जाएगा, लेकिन अभी तक उनको घर नहीं भिजवाया गया। किसने रुपए लिए और कौन उनको ठग रहा है और कितनी बड़ी तादाद, तस्वीरों में बता रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अब उन्हें घर भेजा जाए। बिल्कुल, ये पूरा मामला सूरत के पांडेसरा इलाके में आया, सिद्धार्थ नगर का है। यहाँ पे बड़ी मात्रा में और प्रांत के कारीगर लोग रह रहे हैं, मगर जिस तरह से लॉकडाउन को लेके अपने वतन जाने के लिए कारीगर रास्ते पे उतर रहे, जिसके चलते सरकार ने जो गाड़ियां शुरू की है, उसके चलते ये लोगों को 5 दिन पहले टिकट का पैसा वह स्थानिक आगे वालों ने लिया था और 5 दिन होने के बाद भी उनको ना तो टिकट दी गई है, ना तो उनको गाँव जाने की कोई व्यवस्था की गई है। हालांकि जिस तरह से लोग बड़ी मात्रा में सूरत से गाड़ियां चल रही है, जिसके चलते ये पर प्रांत के प्रवासी थे, उनकी धीरज खूब पड़ी और आज रास्ते पे उतर आए और हंगामा कर दिया। उनका कहना नगर निगम से इतना ही था कि हमारे पास जो पैसे लिए गए, टिकट से दुगना पैसा लिया गया है, फिर भी 5 दिन होने के बाद हमारे जाने की कोई व्यवस्था की गई नहीं, जिसके चलते गाड़ियां बढ़ाने की मांग के साथ लोगों ने हल्ला मचाया था और जो ज्यादा पैसा लिया वो पैसा रिटर्न की मांग के साथ हल्ला किया था। हालांकि पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी और पूरे मामले को शांत करके सभी लोगों को अपने घर में भेज दिया है और आने वाले 24 से 48 घंटों में उनकी जाने की व्यवस्था तंत्र की ओर से की जाए, ऐसे ही आश्वासन के बाद ये सभी कार्यकर शांत हुए। लेकिन जिस तरह से यहाँ से गाड़ियां जा रही है और लोगों को जिस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे करके लोगों को उनके घरों को भेजा जा रहा है, ट्रेनें जा रही हैं, आज भी 24 ट्रेनें बिहार आ रही हैं। कृतेश, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि लोग बात को समझें कि इस तरह से भीड़ लगाना कितना नुकसानदेह उनके लिए, खुद के लिए हो सकता है। धीरे धीरे क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बिहार और यूपी के जो मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं और जो वापस अपने राज्य जाना चाहते हैं, उन्हें वापस आने देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक से भी बिहार और यूपी के जो मजदूर अपने राज्य आना चाहते हैं, उन्हें वापस आने देना चाहिए। मजदूर कर्नाटक से भी बिहार या अन्य राज्य में आना चाहते हैं, उनको नहीं रोकना चाहिए और उनको अपने राज्य में आने देना चाहिए। बिहार सरकार ने तय किया है कि वो ट्रेन के जरिए लोगों को बुलाने का काम करेगी, मजदूरों को, और उसमें भी केंद्र और राज्य 85-15 के फॉर्मूले पर उनका खर्चा भी उठाएगी। इसलिए कर्नाटक सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि जो प्रवासी मजदूर वहां पर हैं, अगर वो खुद से रुकना चाहते हैं तो उनको रोकना चाहिए और जो मजदूर घर आना चाहते हैं उनको आने की इजाजत देनी चाहिए। आपको याद दिला दें कि शहनवाज हुसैन ने कर्नाटक सरकार के उस फैसले का समर्थन किया था कि बिहार के भी जो मजदूर वहां पर कर्नाटक में फंसे हुए हैं वो बिहार नहीं जाएंगे। अब खैर वो कह रहे हैं कि अब कर्नाटक में जो भी मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें बिहार आने देना चाहिए। इधर बाहरी राज्यों में फंसे बिहार के लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज बिहार के कुल 24 ट्रेनें पहुंच रही हैं बिहार में, जिनमें कई ट्रेन पहुंच भी चुकी है। आज हम बिहार के 4 अलग अलग स्टेशनों पर पहुंचे ट्रेनों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पहली तस्वीर मोतिहारी बापू धाम रेलवे स्टेशन की है, जहां कोटा से आज ट्रेन पहुंची, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दूसरी तस्वीर छपरा की आपके सामने, जहां सूरत से ट्रेन आई। तीसरी तस्वीर गया की, जहां तेलंगाना से बीबी नगर से ट्रेन पहुंची। वहीं चौथी तस्वीर बेगूसराय जिले के बरौनी जंक्शन की है, जहां सूरत से श्रमिकों को लेकर ट्रेन पहुंची है। उधर गुजरात के सूरत से 1235 प्रवासी मजदूर आज सुबह छपरा जंक्शन पहुंचे। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे इन मजदूरों को रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग के बाद खाने के पैकेट्स दिए गए। उसके बाद मजदूरों को उनके गृह जिले भेजा गया। सूरत से आए मजदूरों से बात की न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। बिहार सरकार ने मजदूरों को वापस लेने के लिए महाअभियान शुरू किया और इसी क्रम में छपरा एक श्रमिक एक्सप्रेस पहुंची, जिसमें लगभग 1200 मजदूरों को सरकार यहां लेकर के आई है और इन्हें अब उनके गांव तक भेजा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरपुर के कुछ मजदूर जो यहां इसी ट्रेन से लौटे हैं।
क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी, कैसे आपको आना हुआ, कैसे आप लोग वहाँ से आए? आने में तो कोई तकलीफ नहीं हुआ, कंपनी वाले रजिस्ट्रेशन करवा के फिर हमको बस में बिठाए, स्कैनिंग करके हर पैसा भी लगा कुछ? हाँ, ट्रेन का पैसा लगा है 675 रुपया। क्या बोला गया, रिफंड होगा? रिफंड के लिए तो हम लोग को अभी कोई कुछ बोला नहीं गया। आप लोगों को क्या सुविधाएं दी वहाँ आने के लिए? नहीं तो सरकार हम लोग को नहीं दिया था, जो कंपनी वाले हम लोग को खाना पीना दे रहे थे, 2 महीना फ्री खिलाए हैं बस। कंपनी वाले बाकी कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर क्या जाएंगे वापस जब ठीक हो जाएगा तो? सर ठीक होगा तो जाना ही पड़ेगा, 2 महीना खिलाया सर, तो खिलाया बैठा करके। हाँ, बहुत जगह तो वो भी खाना नहीं मिला है, वो बगले के कंपनी में। हम लोग को तो सर 2 महीना खिलाया भी है। अब परिवार बच्चों के साथ यहाँ आए हैं लोग, और कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कत में थे, जरूर कष्ट था, इनको परेशानियाँ थी। उन परेशानियों से जूझते हुए ये जब यहाँ पहुँचे हैं तो थोड़ी राहत जरूर मिली है, चूँकि अपने गांव ये आ गए हैं और अब ये यहाँ छपरा जंक्शन से इन्हें घर भेजा जा रहा है। हालांकि इन्हें अभी भी थोड़ी 21 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाएगा। जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि इनमें कोई संक्रमण नहीं है और ये लोग पूरी तरह से स्वस्थ है, तब ये अपने घरों को जा सकेंगे। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। इधर कोरोना से लड़ाई में आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग सफल रहा है। बिहार में 25 दिनों में 46 लाख लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया। अब तक राज्य के 29 लाख लोगों ने अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को साझा किया है। आरोग्य सेतु ऐप जब से भारत सरकार ने लॉन्च किया है, बिहार में इसके काफ़ी अच्छे परिणाम आए हैं और अभी तक कुल 46 लाख लोगों ने इसको अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड किया है। आप देख सकते हैं कि 46 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। और इस ऐप में सबसे खूबी ये है कि एक उपभोक्ता अगर मोबाइल में अपने डाउनलोड करते हैं तो वो अपना डेली हेल्थ स्टेटस भी डाल सकते हैं। हम देखेंगे कि 29,84,000 लोगों ने अभी तक अपने हेल्थ स्टेटस को डाला है और इन आंकड़ों के आधार पे 2,14,000 लोग चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने अपना हेल्थ असेसमेंट में बताया है कि वो अभी अनहेल्दी है। अब हमारी जवाबदेही है कि इन 2,14,000 लोगों को हम ट्रैक कर पाएं और उनके हेल्थ की जानकारी लेकर के अगर आवश्यक हो तो फिर उनके जांच और आदि की व्यवस्था की जाए। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने पटना सिटी का दौरा कर मालसलामी बस स्टैंड स्थित सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक ने सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन को लेकर पुलिस अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद डीजीपी उद्योगपति और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष ओपी शाह के घर पहुंचे, जहां कोरोना पीड़ितों के लिए चल रहे राहत वितरण कार्य का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि लॉकडाउन 3 से आम लोगों को कोई छूट नहीं है और सब इसका पालन करेंगे। जैसे पहले चरण का लॉकडाउन था, आम आदमी के लिए तीसरे चरण का लॉकडाउन भी उसी तरह से है। आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है। पहले की तरह अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन के बीच बिहार सरकार ने कुछ शर्तों के साथ कंप्यूटर, मोबाइल, टायर समेत कई तरह की दुकानों को खोलने का निर्देश जारी किया है। सभी जिलों के डीएम ने सरकार के निर्देश पर गाइडलाइन के मुताबिक दुकानों को खोलने का निर्देश सार्वजनिक कर दिया है और सख्ती से इसका पालन भी करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। तो अल्टरनेट डे पर दुकानें खोली जाएंगी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दुकानें खुलेंगी। अंदर जो है जो शॉपिंग जहाँ सेलर्स रहते हैं उसमें जो है जो उनकी स्ट्रेंथ है उसके 50% से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। हाइजीन का उन्हें पूरी व्यवस्था करके रखनी होगी। उसके साथ साथ बाहर भी ये व्यवस्था उन्हें सुनिश्चित करनी होगी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स जो हैं वो पूरी तरह से पालन हो और उसमें कोताही ना हो। तो ये मेंटेन करना और इसको लेना भी जो है हमारा जो है एक चैलेंज रहेगा और इसको हम पूरी तरह से इसके लिए हम तैयार हैं। भोजपुर से खबर, जहां राशन बांटने में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। कोरोना संकट के बीच बांटने के लिए आए अनाज के बोरे में 50 किलो की जगह 37 से 45 किलो के बीच ही अनाज है, जबकि सरकारी मानक 50 किलो 600 ग्राम है। बढ़हरा के स्थानीय विधायक सरोज यादव से स्थानीय लोगों ने शिकायत की, जिसके बाद विधायक सरकारी अनाज को गोदाम में पहुंचे। गोदाम में रखे 30 क्विंटल अनाज के बोरे का वजन कराया गया। एक बोरे को छोड़कर सभी का वजन कम पाया गया है। विधायक ने इस मामले में अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।